नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में। दरअसल जो कार्यकर्ता पिछले 30 साल से काम कर रहा है, अगर उसके बाद कोई 24 घंटे पहले कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होता है और उससे राज्य मंत्री पद का दर्जा या कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, तो फिर उस भाजपा कार्यकर्ता के दिल पर क्या गुजरेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है आज। ये असल में सवाल कल से शुरू हुआ है। दरअसल कल से दो कांग्रेस के नेता, एक कांग्रेस की सरकार में निर्दलीय मंत्री थे। हम बात करेंगे जायसवाल जी की, प्रदीप जायसवाल जी की। वो निर्दलीय होने के बावजूद खनिज मंत्री थे, बीजेपी में शामिल होते हैं और उन्हें खनिज मंडल का अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसी के साथ कांग्रेस के लीडर हैं प्रद्युम्न सिंह लोधी। वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं। उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर खाद्य नागरिक आपूर्ति मंडल का, निगम मंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है। ये दो ऐसे उदाहरण हैं जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं के भीतर बेचैनी है, खलबली है और वो सोच रहे हैं कि आखिर हम क्या करें। क्या जो हमको पाठ पढ़ाया गया था नैतिकता का, पार्टी के प्रति निष्ठा का, वफादारी का, आज की तारीख में वो बेकार है? क्या ऐसे लोग घर बैठ जाएं? अगर ऐसे लोग घर बैठेंगे तो फिर क्या बीजेपी की भैंस पानी में जाएगी या नहीं? बड़ा सवाल है, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी। चैतन्य भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल से भाजपा के भीतर खलबली है क्योंकि दो लोग, बीजेपी को कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं, भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी होती है, इसलिए उसमें जो भी कोई नया आदमी आता है उसको उस तरह से नया मानते हैं, जूनियर मानते हैं और पार्टी में उससे वो काम कराते हैं जो एक जूनियर कार्यकर्ता करता है। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से जब बीजेपी के अंदर सत्ता की भूख बढ़ी है, भाजपा सत्ता के लिए, सत्ता में मदद करने वालों के लिए पूरी तरह से उपकृत करती है। कल की दो घटना, प्रदीप जायसवाल निर्दलीय विधायक हैं, कमलनाथ सरकार में खनिज मंत्री थे, भाजपा ने उनको खनिज निगम मंडल का अध्यक्ष बनाया। प्रद्युम्न सिंह लोधी कांग्रेस के विधायक थे, भाजपा में शामिल होते हैं और 6 घंटे के भीतर उनको निगम मंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है और कैबिनेट मंत्री का दर्जा। आपकी राय, क्योंकि जबलपुर के ही पूर्व मंत्री अजय विष्णु ने इस बारे में टिप्पणी की है, ट्वीट किया है, आपकी उस पर भी राय? जी देखिए राघवेंद्र जी, ये बात तो सही है कि भाजपा में कांग्रेस के जितने लोग आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा उपकृत किया जा रहा है। ये बात जरूर है कि ऐसा मानती है भाजपा की कांग्रेस के लोगों के कारण ही हम सत्ता में आए हैं, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आप अपने लोगों को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। अजय विष्णु पिछले लगातार जिस दिन से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, विस्तार हुआ है, उस दिन से वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए वो अपना दर्द बयान कर रहे हैं ट्वीट के माध्यम से, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो बहुत सही सवाल उठा रहे हैं कि हमको जो नैतिकता की बात पढ़ाया जाता है, बीजेपी की पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और निष्ठा वाली पार्टी है, इसमें कार्यकर्ताओं का बड़ा महत्व है। लेकिन जिस तरह से आप देखिए कि प्रद्युम्न लोधी और प्रदीप जायसवाल, इन दोनों को इमीडिएट आते से ही भगवा गमछा ओढ़ते ही से उनको जो राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया, खनिज निगम का अध्यक्ष बना दिया और नागरिक आपूर्ति निगम का, तो निश्चित तौर पे उससे बीजेपी की तो जो स्थिति है वो कमजोर होती जा रही है। वहां के लोगों का पद तो कम होता है। मेरा बहुत सीधा सवाल था कि क्या ऐसे में जो खांटी कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो 2003 के पहले से बीजेपी के लिए संघर्ष कर रहा है, अब उसकी उम्र भी बढ़ गई है और अब उसके लिए कोई अवसर भी नहीं, क्योंकि पार्टी ने कहा कि 50 के बाद के जो लोग हैं वो पदाधिकारी नहीं बनेंगे। मैं लौटूंगा, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार ऋषि पांडे जी भी हैं। ऋषि पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दरअसल सवाल कल से बहुत महत्वपूर्ण एक हो गया है कि भाजपा के भीतर जब सरकार बनी है, बहुमत का कोई संकट नहीं है, ऐसे में आपने कांग्रेस के एक विधायक को भाजपा में शामिल किया, विधानसभा से इस्तीफा होता है और कुछ घंटे के भीतर वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त निगम, राज्य आपूर्ति निगम मंडल के अध्यक्ष बन जाते हैं। ये जो सवाल है प्रदीप जायसवाल का खनिज निगम का अध्यक्ष बनना, क्या लगता है कि बीजेपी के भीतर एक खलबली है, बेचैनी है? उससे व्यक्त किया है अजय विष्णु ने। उन्होंने कहा है कि क्या हमें संस्कारों का अब उल्टा पाठ पढ़ना होगा? अगर ऐसे में जो खांटी कार्यकर्ता है वो क्या सोच रहा है, आपकी राय? खांटी कार्यकर्ताओं के मन में राघवेंद्र जी खटास आ गई जी, ठीक बात है। और वो खटास जो है वो प्रकट भी होने लग गई है जी। और अजय विष्णु के नेता जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं कई बार,
पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो यदि उनका धैर्य जवाब दे रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है कि चुनाव के समय जिन लोगों ने, जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा गया, वो सारे लोग आज आके, और जो हार गए हैं उनको तो उनके लिए तो एक चुनौती बन के, क्योंकि उनकी लाल बत्ती आएगी, उनके मंत्री हैं, वो उनको चुनाव लड़ना और उन्हीं लोगों को उनके लिए काम करना है जी जो हारे में है। जी तो निश्चित तौर पे एक स्वाभाविक है मनुष्य की, आप कोई सारे लोग अभी मोक्ष प्राप्ति की ओर नहीं बढ़े हैं जी कि सारे मोह माया से दूर हो जाए और सब कुछ भूल जाए, लेकिन ये बीजेपी के नेतृत्व को सोचना पड़ेगा कि वो बाहर के इन आयातित नेताओं के लिए अपने कितने कार्यकर्ताओं की कुर्बानी देगी। जी पहले ही राजनीति में अवसर सीमित है। इस तरह हम बात करें कि जैसे क्रिकेट की टीम है तो 135 करोड़ के देश में प्लेइंग 11 तो जो बहुत ही लकी होंगे वही आएंगे। जी तो यहाँ भी प्लेइंग 35 ही है। जी उन 35 के लिए आपके पास पहली बार पूरी पहली दावेदारों की कमी नहीं थी, आपने बाहर से लाके विधायकों को मंत्री बना दिया। फिर जो लोग कल जैसे इंस्टेंट मैगी होती ना खाने पीने में, आजकल एक हर चीज तत्काल प्रभाव से जिसका असर होता है, आपने दोपहर को उनको बीजेपी ज्वाइन कराई और शाम के पहले उनको नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बना दिया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। अब जो ये परंपरा डाल रहे हैं, ये क्या होता है, एक तो कहावत है, बुढ़िया मर गई उसका गम नहीं, मौत ने घर देख ली। जी ये मौत घर देख चुकी है। कल को यदि कांग्रेस सरकार बनाती है और वहां पर, क्योंकि पांडे जी, आप जब बोल रहे हैं तो मुझे आपकी बातों के बीच में 2-3 सवाल आ रहे हैं, अगर आप कहें तो आपकी अनुमति तो बोलूं इसमें। जी ले लीजिए। दरअसल एक तो ये कि क्या जरूरी है बहुत ऐसे विधायकों को भाजपा में लाना, इनसे कोई बीजेपी का संकट हल नहीं हो रहा है और उनके लाने से आपके कार्यकर्ताओं के अवसर खत्म हो रहे हैं, एक बात। दूसरी बात है कि आपने जो आपका निष्ठावान कार्यकर्ता है उसके लिए आपने उम्र की सीमा तय कर दी कि आप 50 के बाद हमारे काम के नहीं, संगठन में आपको पद नहीं मिलेगा, मंडल में आपको पद नहीं मिलेगा, जिले में पद नहीं मिलेगा, 60 के बाद आपको विधायक का टिकट नहीं मिलेगा। तो आखिर ऐसे में जो अजय विष्णु का सवाल है उसका जवाब मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं होगा। और ये तब हो रहा ऋषि जी जब शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग मुख्यमंत्री हैं, चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं, जिनमें कुशवाहा ठाकरे के संस्कार हैं, जो संघ के साथ साथ विद्यार्थी परिषद से भी आए हैं। अगर इनके नेतृत्व में ये घटनाएं घट रही हैं तो फिर इसके बाद की जो पीढ़ी आएगी वो तो मेरे ख्याल से निष्ठा पर तो कुछ ध्यान देगी नहीं, वो तो डिजाइनर लीडर बनेंगे और मीडियोकर उनके मैनेजर रहेंगे और पार्टी हाईजेक हो जाएगी। आपकी राय? देखिए, ये पूरा जो राघवन जी एक नया बीजेपी का ये नया कलेवर है। ये बीजेपी वो बीजेपी नहीं रही जिसको लेके आप चिंतातुर है कि आप शिवराज सिंह तरीके नेता, कुशवाहा ठाकरे के संस्कार वाली पार्टी। अब पूरी बीजेपी बदल गई है, आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। अभी जिस तरीके से हम राजस्थान में देख रहे हैं और जिसको मध्य प्रदेश में देख चुके हैं, राजस्थान में उसका पार्ट 2 आ रहा है। तो ये सारी चीजें ये इनके प्रकार पावर में रहना है और उसके लिए कोई भी कुर्बानी विचारों की विचारधारा की शक्ति लगाने के लिए तैयार है पार्टी। अभी तो कुर्बानी की जरूरत नहीं समझता कि इसके हमेशा ही लाभ होने जी कुछ परिणाम भी होंगे जो निकट भविष्य में ना हो सकता है आज से 10 साल बाद देखने को मिले, पर इसके कुछ परिणाम सामने आएंगे। लेकिन ऋषि जी, अब बीजेपी का कार्यकर्ता भी उतना मेरे ख्याल से धीरज वाला नहीं होगा। दिल्ली का तजुर्बा है, जब दिल्ली में एक तरह से स्काई लैब की तरह उतारा था किरण बेदी को, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया था और बीजेपी 3 पर आकर सिमट गई थी और उस सीट पर जहां सबसे सुरक्षित सीट थी किरण बेदी, वहां से चुनाव हार गई थी डॉक्टर हर्षवर्धन की। तो हमें नहीं लगता कि 10 साल तक बीजेपी का कार्यकर्ता इंतजार करेगा। अगर वो घर बैठ गया, अजय विष्णु जैसे लोग अगर परेशान हैं, और ये आप तब कर रहे हैं जब आपको आपकी सरकार पर कोई संकट नहीं है। आप 2003 के पहले के जो कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे थे, अब वो दरी उठाने के लायक भी नहीं बचेंगे क्योंकि संगठन में जगह नहीं मिलेगी। ऋषि जी, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और कहना तो जरूर आप जोड़ सकते हैं। इतना ज्यादा और आखिरी लाइन कंप्लीट कर दी है जी कि जिस तरह से धैर्य की कमी ऊपर नेतृत्व में दिख रही है सत्ता प्राप्ति के लिए, वैसे धैर्य की कमी नीचे भी ट्रांसफर होगी और नीचे भी आप देखेंगे कि धैर्य टूटेगा और पहले मनसा वाचा कर्मणा तीनों से जो है धैर्य टूटता जाएगा और पार्टी की जो अनुशासन की जो
दीवार है वो भी दरकेगी। देखिए धीरे धीरे आगे क्या होता है। अच्छा, एक सवाल था मेरा आपसे, जो उपचुनाव होने वाले हैं 24-25 अब हो जाएंगे उपचुनाव, क्योंकि प्रद्युम्न लोधी की सीट भी खाली हो गई, तो 25 उपचुनाव में क्या कुछ फर्क पड़ेगा इस असंतोष का, इस जो फैसले किए हैं बीजेपी ने? देखिए राघवन जी, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, अजय पर विष्णु की टिप्पणी को अगर देखें विस्तार से तो केडर तो दुखी है जी कितना कह सकते हैं। उसके लिए अपने को चुनाव कब होंगे, अभी बहुत सारी चीजें भविष्य के गर्त में है। जी। चुनाव इन कोरोना के माहौल में कितना आगे बढ़ते हैं, क्या मीडिया में धीरज है, हम धीरज रखते हैं इसको जानने के लिए कि आगे होने क्या वाला है। आपने ND24 से बात की। ऋषि पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार राजेश द्विवेदी जी भी हैं। राजेश द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और देवदत्त दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी। सबसे पहले मैं राजेश जी के पास आऊंगा। राजेश जी, जो विंध्य का मामला है, विंध्य पहले से ही असंतोष की आग में सुलग रहा है, ऊपर से बेवजह जब जरूरत नहीं थी पार्टी को, कांग्रेस के एक और प्रत्याशी का, विधायक का इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होना प्रद्युम्न लोधी का, और उनको राज्य उद्योग निगम का अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री का दर्जा, क्या इसके पीछे उमा भारती का वो बयान काम कर रहा है कि लोधी वोट की उपेक्षा हो रही है, या बीजेपी अब बदल रही है, जैसा ऋषि पांडे जी कह रहे थे, जैसा हमारे साथ चैतन्य भट्टी जी भी कह रहे हैं? आपकी राय? निश्चित तौर पर ये सारे घटनाक्रम बताते हैं कि बीजेपी निश्चित तौर पर बदल रही है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी 2003 के पहले तक जो बीजेपी का चेहरा था जी, वो पूरी तरह से अब बदल गया है। तो जिस तरह से बीजेपी ने आगाज किया था उस दौरान कि बीजेपी एक अलग चाल, चेहरे और चरित्र की पार्टी है, 2003 के बाद लगातार जिस प्रकार से दूसरे दलों के लोगों को बुलाना, जबकि मुझे नहीं लगता ऐसा कि बीजेपी को ऐसी कोई जरूरत थी जी। उनके पास पहले से ही बड़े बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल नेता थे, मेरा ये मानना है जी। उनके बीच में सिर्फ एक जो इसका जो संदेश जा रहा है वो बहुत गलत जा रहा है जी। लगातार दूसरे दलों के लोगों का आना। अगर हम विंध्य की ही बात करें तो विंध्य निश्चित तौर पर कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, बावजूद इसके यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के नेताओं की मेहनत से आज बीजेपी यहाँ कांग्रेस को एक तरह से पूरी तरह साफ कर दिया। रीवा जिला देखिए तो आपने जो बात की मैं उसी पर फोकस करूंगा कि जो बीजेपी चाल, चरित्र और चेहरे वाली बात को लेकर आई थी, अब उसकी चाल भी बदल गई है, उसका चरित्र भी बदल गया है, और उसके चेहरे की जो आभा थी, जो दमक थी, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मध्यम पड़ रही है। उस पर जो निखार था, जो ओज था, जो आभा थी, वो घट रही है। मैं लौटता हूं आपसे, सवाल महत्वपूर्ण आपका। हमारे साथ टेलीफोन पर दो वरिष्ठ पत्रकार और जुड़े हुए हैं, देवदत्त जी के साथ राकेश दुबे जी भी। देवदत्त जी, क्या ये जो पूरा मामला है, बीजेपी का असंतोष अब विस्फोटक रूप ले सकता है? ये जो 25 उपचुनाव होने हैं, उसमें अगर बीजेपी कार्यकर्ता के साथ जो ये चीजें हो रही है अनदेखी करने वाली, बाहर से लोग आ रहे हैं, आयातित लोग आ रहे हैं, उनको पद मिल रहा है, और भाजपा का जो कार्यकर्ता है, जो संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं हाशिए पर जा रहा है, उसकी बेचैनी को अजय विष्णु ने व्यक्त किया है। आपकी राय? जी, बहुत कम लोग हैं जो व्यक्त कर पाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये आग धधक रही है उन कार्यकर्ताओं के बीच जिन्होंने जब पार्टी के 2 सांसद हुआ करते थे, या जब बिल्कुल कोई स्थिति नहीं थी, तब संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी जिन लोगों के साथ। आज वो जब उनको लगा कि अब हमारी पार्टी एक तरह से लहलहा रही है देश में, प्रदेश में, तब उनकी कुछ भूमिका हो सकती थी, तब वो किनारे कर दिए जा रहे हैं। तो वाकई में ये जिन्होंने पूरी जवानी लगा दी और बुढ़ापे पर जब कुछ उनको सत्ता का कुछ रस मिलने की उम्मीद थी, तब उम्र की सीमा बता के उनको बाहर कर दिया, और जो लोग कल पार्टी में आ रहे हैं उनको आप तुरंत ओहदे दे रहे हैं। जी, तो इसका असर है, आप भी महसूस कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सभी पत्रकार साथी भी जो चर्चा में कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, जो होता है, जो दिखता है, वही लोग महसूस करते हैं। अब पार्टी की रणनीति ही बता पाएगी कि वो कैसे इनको एडजस्ट कर पाएंगे। जो नया लोगों को आपने दे दिया पद, लेकिन जो पुराने लोग हैं, पार्टी की रणनीति बताएगी कि कैसे एडजस्ट हो पाएगी, लेकिन अभी तो पार्टी की रणनीति उनके जख्मों पर नमक लगाने की है, और मुझे लगता है कि ये जो नमक है वो उनको ज्यादा तकलीफ दे रहा है। मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ आज इस पूरे महत्वपूर्ण विषय पर 5 मेहमान टेलीफोन लाइन पर है। देवदत्त जी, मैं लौटूंगा आपके पास। राकेश दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश जी, आपने बीजेपी को बहुत लंबे समय से देखा, हमें लगता है करीब 45 साल के आसपास आपने बीजेपी को खुद रूबरू देखा है।
क्या ये जो कुछ दौर निकल रहा है, इस दौर में अगर बीजेपी का कार्यकर्ता घर बैठ गया, जो निष्ठावान कार्यकर्ता, जो पार्टी के विचारों से के साथ जीने वाला कार्यकर्ता है, अगर वो घर बैठा, तो ये जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो क्या पार्टी के लिए संघर्ष कर पाएंगे, या पार्टी कभी मुश्किल में आई तो ये कितना साथ दे पाएंगे? आपकी राय? ये तो सब बरसाती मेंढक की तरह आए हैं, बरसाती मेंढक की तरह चले जाएंगे जी। जो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो आज दुखी है, वो बातचीत में अपने जो भड़ास निकाल रहा है वो बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। मैंने भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनते देखा है। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी उस दौर में जिन लोगों ने संघर्ष किया है, अजय विश्नोई भी उनमें से एक हैं। अजय विश्नोई उस जमाने में युवा तुर्कों के पंक्ति में खड़े होते थे। बल्कि मैं अगर गलत नहीं हूं तो वो अजय विश्नोई जब मध्य प्रदेश युवा मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय उनकी टीम में शिवराज सिंह चौहान होते थे। माने शिवराज सिंह चौहान के वो युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के। समय उनकी टीम, अजय विश्नोई की टीम में शिवराज सिंह हुआ करते थे। अजय विश्नोई से पहले मेघराज जैन जो युवा मोर्चा का काम देखते थे, तब अजय विश्नोई के साथ शिवराज सिंह तीसरी पंक्ति के कार्यकर्ता हुआ करते थे जी। आज वो पंक्तियां, दो पंक्तियां तो गायब हो गई हैं जी। अब तो भारतीय जनता पार्टी, जिसको नरेंद्र मोदी कभी देश को कांग्रेस मुक्त कहने वाले थे, अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई है। बिल्कुल। लेकिन ये जो कांग्रेस युक्त हो रही है, उसमें बीजेपी का कार्यकर्ता कि अभी जो 25 चुनाव आने वाले हैं, हालांकि उसकी तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन जब भी चुनाव होंगे तो ये जो असंतोष है ये कहीं ना कहीं मुखर हो, क्योंकि जो नए कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस से कार्यकर्ता बीजेपी में आए हैं, जो कांग्रेस के लीडर आए हैं, उनके साथ अगर भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं ने कदम ताल नहीं की तो 25 विधानसभा की उस सीटों में से बीजेपी को काफी कुछ पर बहुत तगड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। कह सकते हैं कि अगर संघर्ष करना पड़ा तो भाजपा की भैंस पानी में चली गई, ऐसा मान सकते हैं। कार्यकर्ता इनके साथ कदम ताल नहीं कर पाएंगे जी। भारतीय जनता पार्टी को फिर कोई कुशाभाऊ ठाकरे, फिर कोई प्यारेलाल खंडेलवाल, फिर कोई लखीराम अग्रवाल, फिर कोई सुंदरलाल पटवा, फिर कोई वीरेंद्र कुमार। अभी तो हम ये सब देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान में, नरेंद्र सिंह तोमर में, अजय विश्नोई में, प्रहलाद पटेल में, कि शायद वो जिनके आप नाम गिना रहे हैं, कुशवाहा ठाकरे से लेकर सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, उनकी आत्मा का कुछ ना कुछ अंश जरूर होगा, क्योंकि इन सब लोगों ने उनसे राजनीति की दीक्षा ली है। मैं लौटूंगा आपके पास, और समय चूंकि खत्म हो रहा, अगले दौर की बातचीत में बहुत साथियों से संक्षेप में उत्तर चाहूंगा। चैतन्य भट्ट जी, बीजेपी ने वैसे भी उम्र की सीमा बांध दी है, अब उम्र का बंधन है। भाजपा 50 से ऊपर वालों को तरजीह नहीं देगी संगठन में, और 60 के पार वालों को कहेगी कि आप संन्यास लीजिए, वानप्रस्थ में जाइए, क्योंकि 60 के पार वालों को भी भाजपा चुनाव में उतारेगी। इस पर शंका है, क्योंकि अब ये वक्त है बदलाव का और ये नई बीजेपी है। आपकी राय? नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, ये बात तो सही है कि बीजेपी ने सिस्टम बना दिया है 50 और 60 साल का, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप प्रेशर कुकर होता है, जब उसके अंदर बहुत ज्यादा भाप बन जाती तो वो सीटी की आवाज करता है, और अगर गृहिणी ने वो सीटी की आवाज को नहीं सुना तो वो जो कुकर है वो फट जाता है। तो ये जो अजय विश्नोई है या पारुल साहू है या जो दूसरे नेता हैं जो अपनी सीटी दे रहे हैं बीजेपी को, सुना कि हमारी बात सुनो आप, अगर वो नहीं सुनेगी बीजेपी तो निश्चित तौर पे इसका खामियाजा उसको आगे की बात आपने की कि असंतोष बढ़ रहा है, और अगर ये विस्फोट हुआ तो बीजेपी को दिक्कत हो जाएगी और उसके खतरे बहुत सारे हैं। आपने एक तरह से बहुत छोटी सी बात में गागर में सागर भर दिया कि प्रेशर में, कुकर में प्रेशर बढ़ रहा है, विसिल बज रही, सीटी बज रही है, अजय विश्नोई इसके प्रतीक बन रहे हैं, अगर नहीं सुना तो ये फट जाएगा। राजेश द्विवेदी जी, जो सवाल चैतन्य भट्ट जी का उत्तर दे रहे हैं, और जो हम सबकी चिंता है कि भारतीय राजनीति बदल रही है और उस बदलाव में बीजेपी भी बची हुई नहीं है। अब उसके खांटी जो कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान है, वफादार है, उनके लिए भाजपा में जगह मिलना मुश्किल है, क्योंकि उनकी गाड़ी में अवसरवादी, मौकापरस्त जिसे कहते हैं, वो चढ़ गए हैं और पार्टी उनसे भर गई है। जो पुराना कार्यकर्ता या तो वो दब गया है या वो बाहर सांस लेने के लिए अपना मुंह निकाल रहा है ताकि उसकी सांस या उसकी जान बच जाए। आपकी राय? निश्चित तौर पर इसलिए क्योंकि जब दूसरे दलों के, जब खासकर कांग्रेस के जो नेता जहां जिन क्षेत्रों में भी आए हैं वहां पर एक लंबा इतिहास, एक लंबे समय से वो बीजेपी कार्यकर्ता उनके खिलाफ जो है तो पार्टी की रणनीति तय करते रहे हैं, काम करते रहे हैं।
आज अचानक उनको पार्टी में लेने के बाद जो है तो वो उनके पीछे कदम ताल नहीं मिला सकते हैं। कार्यकर्ताओं में हताशा भी है। वैसे मैं आपसे पूछूंगा कि विंध्य में, हालांकि विषय थोड़ा सा अलग है लेकिन इसी से जुड़ा हुआ, विंध्य में कैबिनेट में विंध्य की भागीदारी कम है या हम कहेंगे कि बिल्कुल जीरो पर है, क्योंकि पन्ना से जन प्रताप सिंह को लिया गया है। ये जो असंतोष है विंध्य का, ये भी क्या आपको लगता है कि कुछ विस्फोटक रूप लेगा, क्योंकि हवा चलती है और वो हवा दूर तक भी जाती है? निश्चित तौर पर लेगा और इसके बहुत प्रतिकूल परिणाम आएंगे। मैं शुरुआत में ही ये कह रहा था कि जो विंध्य है वो कभी कांग्रेस का अभेद्य गढ़ हुआ करता था। यहाँ पर यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के नेताओं ने बड़ी मेहनत से, बावजूद इसके कि भाजपा यहाँ पर कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा नहीं तोड़ पाई है। जिस प्रकार से दूसरे क्षेत्रों में दूसरे दलों के नेता गए हैं बीजेपी में, विंध्य में अगर एक दो नेता, नारायण त्रिपाठी को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा बड़ा नेता जो है तो हमारे विंध्य क्षेत्र से नहीं गया है बीजेपी में। बावजूद इसके यहाँ के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, यहाँ के नेताओं की उपेक्षा निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कांग्रेस का मार्ग भविष्य में प्रशस्त करेगी। बिल्कुल कह सकते हैं कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है अभी विंध्य में वफादार है पार्टी के प्रति, उसने बहुत मेहनत की है, योगदान भी दिया है, विधायकों की संख्या भी बढ़ाई, लेकिन उसकी उपेक्षा, लेकिन अभी वो शांत है। लेकिन ये शांति कब तक रहती है? समय हमारा खत्म हो रहा है। राजेश जी, मैं लौटूंगा तो नहीं, लेकिन आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने हमसे चर्चा में हिस्सा लिया। देवदत्त जी और राकेश दुबे जी से मेरा आग्रह है कि दो 3 वाक्यों में इस पूरे मामले में टिप्पणी दे। देवदत्त जी। बस पार्टी जो कभी दावा करती थी पार्टी विद द डिफरेंस, अब पार्टी विद डिफेंस में आ गई है। चलिए, वो इन्हीं सब कारणों के कारण बिल्कुल आज उसको अपने ही लोगों की सुनना पड़ रही है, उनको मनाना पड़ रहा है। जी राकेश जी, पार्टी अब डिफरेंस नहीं बल्कि डिफेंस पर है, आपकी राय? बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसी मसाल लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। चलिए, ये पूरा शेर जो है बीजेपी की दशा और दिशा दोनों की तरफ इशारा करता है। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देवदत्त जी आपका भी, चैतन्य भट्टे जी आपका भी बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में से लिया। बाखबर में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भाजपा में जो निष्ठावान कार्यकर्ता वो थोड़ा सा असंतुष्ट है, थोड़ा सा निराश है, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसका राजनीतिक करियर खत्म होने की तरफ है। अब उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं दिखती, क्योंकि उम्र आड़े आ रही है और उसके बाद उसमें अवसर को छीनने और झपटने की क्षमता नहीं, क्योंकि वो अनुशासित है। जब उसके लिए आवाज आएगी तब वो पार्टी के लिए हाजिर होता है। अभी पार्टी आवाज तो दे रही है, लेकिन सत्ता के लिए नहीं, काम करने के लिए, सत्ता के लिए उनको आवाज मिल रही है जो कल भाजपा को हराते थे, आज भाजपा में ओहदे पा रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं, और भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा हुआ टुकुर टुकुर उनको देख रहा है। बाखबर के इस रंग को समेटते हैं और आते बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम फिर बात करेंगे कोरोना के बारे में। दरअसल कोरोना के वैक्सीन और टीके की बात बहुत हो रही है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इस मामले में जल्दबाजी बहुत महंगी पड़ेगी, इसलिए टीके बनाने की होड़ तो हो, लेकिन इस वैक्सीन को आप जल्दी लाएंगे तो नुकसान होगा, और वो कोरोना पर कितना कारगर होगा इस पर भी संदेह है। कहा जाता है कि वैक्सीन इस साल के अंत तक आ जाएगा। इस बारे में दुनिया के प्रतिष्ठित वायरस विशेषज्ञ प्रोफेसर पीटर पाउट का कहना है कि अकेले कोरोना का टीका इस महामारी से निजात नहीं दिला पाएगा। उन्होंने कारण बताया कि सामान्यतः टीका बनने में 1 से 1.5 साल का वक्त लगता है, उसकी सफलता की दर भी इतनी जल्दबाजी में काफी कम होती है। साथ ही उन्होंने चेताया कि कोविड की वैक्सीन बनाने में कोई शॉर्टकट नहीं लिया जा सकता। किसी तरह की जल्दबाजी टीके के असर को कम करेगी और नुकसान भी कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत कम, अगर जल्दी बनाएंगे तो उसकी सफलता की दर काफी कम रहेगी, मात्र ये 10% पर भी अगर टिक सकती है। उनका कहना है कि कोरोना का संभावित टीका 70% असरदार हुआ तो यह बड़ी सफलता होगी। प्रोफेसर पीटर इबोला वायरस खोजने वाली टीम के प्रमुख वैज्ञानिक थे, साथ ही HIV के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भी वे अग्रणी रहे थे। इसलिए लोगों को टीका आने का इंतजार करने की जगह मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का पालन करने के तरीकों को लंबे समय तक अपनाना होगा। यह ठीक उसी तरह है जैसे HIV के इलाज के में स्थानीय स्तर पर रोकथाम के लिए जरूरी हस्तक्षेप को अपनाया गया था। और ये भी उन्होंने कहा कि टीके की सफलता का प्रतिशत अभी को तो कम लगता है, और उन्होंने संदेह जताया कि जल्दबाजी में बन रहे जो टीके हैं वो शायद 10% ही कामयाब हो। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। आपसे एक बार फिर आग्रह है कि आप मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। किसी तरह के बहकावे या अनुमान से काम करने में बिल्कुल घर से बाहर न आइए। बाखबर में आज इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक
बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।